नाजरीन, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने जिन के बच्चे को जन्म दिया। कहानी दिलचस्प होने की वजह से आपसे गुजारिश की जाती है कि कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सब्जियां तोड़ने में, फिर इनको टोकरी में एहतियात से रखने में उसको 2 घंटे से ज्यादा लग गए। शुक्र है कुछ दिन का काम तो सिमट गया। उसने सोचा, चलो बच्चों घर चलें। उसने खेत में भागते अपनी बच्चियों को आवाज लगाई, बस अम्मी थोड़ी देर और। उनका भी थोड़ा खेलने का इरादा था। उफ, उसने टोकरी जमीन पर रख दी। थकन से उसका बुरा हाल था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। चंद कदम के फासले पर किसी ने दरख्त के साथ चारपाई खड़ी करके लगाई हुई थी। उसने आहिस्ता से चारपाई बिछाई। चलो मैं जरा कमर सीधी कर लूं। चारपाई पर दराज होकर उसने अपनी चादर अच्छी तरह ओढ़ ली। गांव की इकलौती मस्जिद से मगरिब के आजान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो घबरा कर उठ बैठी। उफ, इतनी देर हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। अस्मा, उसने बच्चियों को आवाज लगाई। वो तीनों अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ बरामद हो गईं। कितनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? अब जल्दी घर चलो, खाना भी तैयार है। बच्चियों ने अपनी सहेलियों को अलविदा किया। उसने अपनी टोकरी सर पर रखी और तीनों खेतों से गुजरती अपने घर लौट आईं। लौटकर वो तेजी से खाना बनाने में लग गईं। सुबह सब्जियां अमीरा के घर पहुंचा दूंगी, उसने प्रोग्राम बनाया। सब्जियां काश्त करना, कुछ अपने इस्तेमाल को रखना और कुछ फरोख्त कर देना उसका छोटा सा बिजनेस था। उसके और उसकी बच्चियों के कुछ अखराजात पूरे हो जाते थे। वैसे तो उनके अखराजात ना होने के बराबर थे। गांव की इंतहाई सादा, कनात शुक्रदामन जिंदगी। ये 2 कमरों और सेन पर मुश्तमिल छोटा सा घर उसका अपना था, और घर से थोड़ा दूर नहर किनारे छोटा सा जमीन का हिस्सा भी उसकी मलकियत था, जिस पर उसने मुख्तलिफ सब्जियां काश्त कर छोड़ी थीं। अपना थोड़ा बहुत खर्चा वो कपड़े सिलाई करके भी पूरा कर लेती थी। वैसे तो गांव में सिलवाने का रुझान इतना ज्यादा ना था। औरतें अपने गिनती के साल के जोड़े खुद ही तैयार कर लेती, मगर चंद अमीर बड़े घर की खवातीन, जिनमें उसकी नंद अमीरा भी शामिल थी, अपने और अपने बच्चों के कपड़े उजरत देकर सुलवा लिया करती थी। इस तरह जैसे सहते ओखे सोखे उसका और उसकी बच्चियों का वक्त गुजर रहा था, वरना अफजल ने तो महीनों से खर्चा भेजना छोड़ रखा था। उसने कोने पे धरे फ्रेम में अफजल की तस्वीर पर नजर डाली। खूबसूरत कम उम्र अफजल, उसकी शादी की तस्वीर थी। 22 साल अफजल और 17 साल नाजमीन, खूबसूरत हसीन गोरी चिट्टी नाजो। खेतों में काम करके भी उसकी मक्खन जैसी रंगत जरा न बदली थी। लंबे काले बाल कमर तक आते थे। साबिर खिदमत गुजार, मगर न जाने क्या बात हुई कि नाजमीन कभी अफजल के दिल पर ना चढ़ सकी। शायद अफजल पर अपने नाम का बहुत ज्यादा असर था। वो खुद को न जाने क्या समझता था, वरना उसके छोटे भाई अनवर और बहन अमीरा तो बहुत सीधे लोग थे। हालांकि अमीरा गांव के सबसे अमीर घर में ब्याही गई थी। उसके घर में टीवी फ्रिज तक था। अपनी बड़ी भाभी नाजमीन को सर पर बिठाती उसकी बड़ी इज्जत करती थी। उसका देवर अनवर अफजल की तरह इंटर पास था। वो भी गांव में नौकरी करता था। उसके बीवी बच्चे उसके साथ ही रहते थे और वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था, जैसे कि उनका हक था, जैसे हर बीवी बच्चों का होता है। आटा गूंदते और रोटी तवे पर डालते हुए नाजमीन न जाने क्या सोचने लगी। अफजल उसके सगे ताया का बेटा था। वह इसकी पैदाइश की मांग थी और 17 के होते ही उसकी शादी अफजल से कर दी गई। मगर शादी के 10 सालों में 3 बेटियां तो जरूर हो गईं, मगर अफजल उससे मोहब्बत ना कर सका, बल्कि गुजरते वक्त के साथ उससे मजीद दूर होता गया। एक तो उसको शहर की लड़कियां पसंद थीं, पढ़ी लिखी मॉडर्न, और फिर उसको बेटे का बहुत अरमान था, मगर सीधी सादी नाजो तो उसको बेटा दे सकी ना उसके दिल पर कभी राज कर सकी। जब तक नाजो के ताया जिंदा थे वो उसका बाप की तरह ख्याल रखते थे। उन्होंने अफजल के एतवार चंद सालों में ही भाप लिए थे, और तो कुछ भी उनके बस में नहीं था। लेकिन उन्होंने गांव के चंद लोगों के सामने ये घर और नहर वाली जमीन नाजो के नाम कर दी। ताया के गुजर जाने के बाद अफजल को जैसे छुट्टी मिल गई। वो पहले गांव के करीब नौकरी करता था और हर हफ्ते घर आ जाता था। फिर उसने कई कई दिन आना छोड़ दिया। महीनों खर्चा ना देता। बच्चों से या उनकी जरूरतों से उसको कोई सरोकार ना था। फिर अचानक उसने गांव से इतनी दूर सिंध में किसी शुगर मिल में नौकरी शुरू कर दी। सिंध का वो शहर उनके गांव से इतना दूर था कि ट्रेन से आने जाने में 2 दिन और 1 रात लग जाते थे। अब वो महीनों शक्ल न दिखाता। कभी खर्चे के नाम पर नाजो के हाथ पर मुख्तसर रकम थमाता और बस। थक हार कर नाजो हिम्मत करके उठी। उसने अपनी जमीन पर सब्जियां काश्त करना शुरू की। अपनी नंद अमीरा, उसके बच्चों और चंद औरतों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। उसका गुजारा होने लगा। चंद उड़ती उड़ती खबरें अफजल के मुतालिक आना शुरू हुईं कि उसने शहर में दूसरी शादी कर ली है।
उफ, रोटी डाल के नाजो ने उठने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया हो। अस्मा, सीमा, उसने बमुश्किल आवाज दी। बच्चियां भागी चली आईं। क्या हुआ अम्मी जी? नाजो के कंधे इतने भारी हो गए थे जैसे कंधों पर मनोबोझ डाल दिया हो। बच्चियां उसको तकरीबन घसीटती कमरे में ले गईं और बिस्तर पर लेटा दिया। अपनी हालत उसकी समझ से बाहर थी। ये मुझे आज क्या हो गया है, उसने सोचा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटियों को कौन देखेगा? उसके ख्याल ने उसकी जान निकाल दी। न जाने कब उसको नींद ने आ लिया। सुबह उसकी साइमा बेटी अपनी फूफो अमीरा को बुला लाई। क्या हुआ भाभी, खैर तो है? अमीरा परेशान हो गई। पता नहीं, नाजो की आंखों से आंसू बाहर निकले। कल खेत में सब्जियां तोड़ने में देर हो गई। वापिस आई तो जिस्म इतना भारी हो गया कि मुझसे हिला तक नहीं गया। फिक्र न कर भाभी, मैं तुझे हकीम साहब से दवा लाकर देती हूँ, अच्छी हो जाएगी। घबरा नहीं, अमीरा उसे तसल्ली देकर चली गई। फिर वो हकीम से दवा लाई, नाजो के कंधों की मालिश भी की, और उस दिन उसके घर की हांडी रोटी भी अमीरा ने ही की। आहिस्ता आहिस्ता 2-1 दिन में नाजो की तबीयत संभल गई। फिर एक दिन, वो उस दिन खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। अच्छी तरह नहा धोकर कपड़े बदले, बालों में कंघा किया। सहन में शाम उतर आई थी। जाती गर्मियों के खूबसूरत दिन थे। मौसम बहुत खूबसूरत रहता था। तीनों बच्चियां पारे पड़ने गई हुई थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, उसको हैरत हुई, आज इतनी जल्दी वापस आ गई। उसने दरवाजा खोला, मगर बच्चियां नहीं, दरवाजे पर वो खड़ा था। आप? वो हैरान रह गई। इतने महीनों के बाद अचानक अंदर आने को नहीं कहोगी? वो मुस्कुराया इतने प्यार से कि उसको अपनी आंखों पर यकीन ना आया। अरे, पूछ क्यों रहे हो? आए, उसने रास्ता दिया। वो उसके पीछे पीछे अंदर चल आया। आप खाना खाएंगे? निकालूं? और कोई बात नहीं सूझी तो उसने घबरा कर पूछा। शादी के 10 सालों में कभी उसने और अफजल ने ऐसे बातें नहीं की थीं जैसे आम मियाँ बीवी अपना दुख सुख करते हैं। सुबह से शाम तक की मसरूफियात एक दूसरे को बताते हैं, वगैरह वगैरह। अफजल उससे बहुत कम बात करता था, सिर्फ जरूरत की। उसको तो अक्सर समझ ही ना आता कि वो इससे क्या बातें करे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से घबराने लगती। उसका हर वक्त खराब मूड इसको डराने लगा था। वो बच्चियों से भी प्यार से बात ना करता था, बल्कि अक्सर उनको झिड़क देता। मगर आज वो न जाने क्यों बहुत खुश था। बात बात पर मुस्कुरा रहा था, उसको छेड़ रहा था। ये लाल जोड़ा क्यों पहना है? अफजल ने बहुत प्यार से पूछा। तुम्हें इल्हाम तो नहीं हुआ था कि मैं आने वाला हूँ? वो हैरत से उसको देख कर रह गई। ये वही अफजल है। आज सूरज कहीं और से तो नहीं निकला? बच्चियां घर आईं तो वो भी कुछ हैरान और कुछ खुश हो गईं। अबू जी, आप तो सवेरे वाली ट्रेन से आते हो ना, आज शाम में कैसे आए? उन्होंने पूछा। असल में आज मैं बस से आया हूँ। नई बस सर्विस शुरू हुई है, जल्दी पहुंचा देती है, उसने वजाहत दी। आप कोई सामान भी नहीं लाए? आपके कपड़े वगैरह? मैं असल में ऑफिस के जरूरी काम से करीब शहर में आया था, तुम्हारी याद आई तो मिलने आ गया, अफजल ने शरारत से उसके करीब होते हुए कहा। उस रात अफजल बहुत देर तक जागता रहा था। शादी के बिल्कुल शुरू के दिनों के अलावा नाजो को याद नहीं पड़ता था कि अफजल ने कभी उससे इतनी देर तक जाग कर बातें की होंगी, वो भी प्यार भरी बातें। वो जैसे कोई ख्वाब देख रही थी, खूबसूरत ख्वाब। दूसरे दिन वो देर तक पड़ी सोती रही। ऐसा कभी नहीं होता था कि पूरा सेन धूप से भर जाए और वो सोती रह जाए। शायद कल पूरी रात जागने का असर था। अम्मी, साइमा ने पुकारा। अब्बू जी कहाँ हैं अम्मी? वो हैरान हो गई। क्या घर में नहीं है? नहीं तो, वो तो सुबह से नहीं है। तो क्या अफजल वापस चला गया? उसको बताया भी नहीं। शायद उसको उठाना मुनासिब ना समझा हो। वो सोच कर रह गई। उस रात ने कई दिन जैसे नाजो को नशे में रखा, मगर दिन पर दिन गुजरते गए, पर अफजल ने कोई राब्ता ना किया। फिर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टी पर उल्टी, चक्कर पर चक्कर। ओह, वो बुरी तरह घबरा गई। क्या फिर से तुम? तीनों बच्चियां थोड़ी समझदार हो गई थीं, अपना काम खुद करने लगी थीं। ऐसे में फिर छोटा बच्चा, और अब तो वो खेतों में काम करती थी, सलाइयां करके थक जाती। अब कैसे वो इतनी मुशक्कत उठाएगी? वो सोचकर हलकान हो रही थी, मगर एक प्यारा सा ख्याल उसके जहन में टकराया। हो सकता है इस बार बेटा हो जाए। अफजल को कितना अरमान है बेटे का, और उसके भी बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। वो मुतमईन हो गई। वक्त का क्या है, गुजर ही जाएगा। जहां 3 बच्चियां पैदा की हैं, एक और सही, मगर गुजरते दिनों से साबित किया कि ये इतना आसान न था। तबीयत तो उसकी तीनों बच्चियों की मर्तबा भी बहुत खराब रही थी। पूरे 9 महीने उल्टियां जान नहीं छोड़ रही थीं, मगर इस मर्तबा तो जैसे जिस्म में जान ही ना रही थी। वो तो जैसे उठने तक से मोहताज हो गई थी। घर के काम तो जैसे तैसे बच्चियां कर लेती थीं, मगर सिलाई और फिर खेत। वो बुखला गई, ऊपर से अफजल का कोई पता ना था।
اس رات کے بعد تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے کوئی بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ تو فکر نہ کر بھابھی، امیرہ اس کو تسلی دیتی، میں تجھے شہر لے کر چلوں گی، کسی بڑی ڈاکٹرنی سے دوا لے کر دوں گی، لگتا ہے اس بار تجھے اللہ بیٹا دے ہی دے گا۔ بیٹا، وہ سب تکلیف بھول کر مسکرانے لگتی۔ امیرہ اس کو شہر تو نہ لے جا سکی، مگر باقاعدگی سے ایک بڑی رقم اس کے ہاتھ میں دبا دیتی۔ ہے امیرہ، ایسے نہ کر، نازو شرمندہ ہوتی۔ لے بھابھی، اس میں کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا بھائی تجھے کتنا تنگ کرتا ہے، مہینوں خبر نہیں لیتا، یہ تو میرا فرض ہے، ورنہ ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ امیرہ آنکھوں میں آنسو بھر لاتی۔ مجبوراً نازو وہ مدد لے لیتی، کیونکہ ان دنوں اس سے بالکل اوپر کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا جسم بے حد بھاری ہو گیا تھا، وہ تو جیسے چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ کہیں جڑوا تو نہیں ہے؟ آخرکار یہ وقت گزر ہی گیا اور وہ گھڑی آ ہی گئی۔ امیرہ حسب پروگرام اس کے پاس ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ دائی نے کہا کہ ان کو شہر لے جانا پڑے گا۔ نازو نے سوچا، شہر تو یہاں سے بہت دور ہے، اتنا خرچہ اور پھر پیچھے بچیاں اکیلے 3 دن کیسے؟ یا اللہ تو مدد کر، نازو نے دل سے دعا کی۔ اور پھر شکر ہے، دائی خیزر کی فاتحانہ آواز سنائی دی، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ امیرہ خوشی سے بے حال کمرے میں داخل ہوئی۔ مبارک ہو بھابھی، میں نہ کہتی تھی، اس نے بے حال پڑی نازو سے کہا۔ اس کی نظر بچے پر پڑی، اتنا صحت مند، وہ حیران رہ گئی۔ حیران تو نازو بھی ہو رہی تھی، اتنا صحت مند بچہ اس نے تمام عمر میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جب ہی تو اتنی مشکل ہوئی، دائی خیرن نے بھی سوچا، اس کے تو وہ کپڑے بھی نہیں آئیں گے بھابھی جو ہم نے تیار کیے ہیں۔ امیرہ نے تبصرہ کیا۔ بچے کے نہانے کے لیے گرم پانی تیار کیا گیا۔ امیرہ اور خیرن نے احتیاط سے بچے کو گود میں لیا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ چند گھنٹوں کے بچے کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ دونوں سن رہ گئیں۔ حیرت زدہ تو نازو بھی ہو رہی تھی، جب تک مسجد سے چاچا کرم دین کو بلوایا گیا تاکہ وہ بچے کے کان میں اذان دے دیں۔ بچہ قد میں کچھ اور بڑا ہو چکا تھا اور آدھی چارپائی گھیرے ہوئے تھا۔ چاچا کرم دین نے آ کر پہلے نازو کو دعائیں دیں، پھر بچے کو بلوایا۔ 1 دن کے بچے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہوں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اذان دینا شروع کر دی، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ایک مرتبہ بھی نہیں رویا تھا، بھیانک آوازیں نکالنے لگا جیسے رو رہا ہو۔ شام کو مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہی چاچا کرم دین نے پاس والے گاؤں کا رخ کیا، جہاں ان کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ ان کے دماغ میں ان کے اپنے بچپن کی سنی ہوئی چند کہانیاں دوڑ رہی تھیں، جن سے گاؤں کی ایک عورت نے جن کے بچے کو جنم دیا تھا۔ چاچا کرم دین کے بزرگ امام بخش ویسے تو بہت ضعیف ہو چکے تھے، مگر ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی، میں اس وقت کوئی 10-11 سال کا ہوں گا، امام بخش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ قد میں عام بچوں سے بڑا تھا اور دن بدن وہ بہت بڑا ہوتا گیا۔ 8-10 دن میں وہ دیوار تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو گلا دبا کر مار دیا تھا۔ کیا 10 دن کے بچے نے؟ چاچا کرم دین حیران رہ گئے۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ بدروح تھا، امام بخش نے جواب دیا۔ اگر اس کو ختم نہ کرتے تو وہ پورے گاؤں کو مار دیتا۔ ختم؟ اس کو ختم کر دیا تھا؟ ہاں، اس کو دفن کر دیا تھا۔ امام بخش آج بھی لرز گئے۔ وہ 10 روز کا بچہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، وہ بلا تھا، کوئی شیطان تھا۔ واپسی کا راستہ چاچا کرم دین نے سوچوں میں غرق طے کیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بچہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا ضرور ہے، مگر انسان ہی ہے، ضروری نہیں کہ میرا وہم سچ ہو۔ انہوں نے کیسے خود کو تسلی دی؟ گاؤں واپس پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ نازو کے گھر چکر لگاتے چلیں۔ چھوٹے سے گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہوتے تھے، قریب کے یا دور کے، سب کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے تھے، مگر ان کا وہم نہ تھا۔ 3 دن کا بچہ چارپائی پر بیٹھا زور زور سے ہنس رہا تھا، گھر کی عورتیں زور سے چیخ رہی تھیں۔ کرم دین کے اندر داخل ہوتے ہی بچے نے ہنسنا بند کر کے کرم دین کو گھورنا شروع کر دیا، پھر اتنی تیز مکروہ آواز نکالی جیسے ان کو وارن کر رہا ہو۔ نازو، امیرہ بیٹی میری بات سنو۔ انہوں نے ساری تفصیل جو امام بخش سے سنی ان دونوں کے آگے دہرا دی۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کی اولاد ہے، اگر یہ زندہ رہا تو پورے گاؤں کو کھا جائے گا۔ کرم دین نے کہا، دل بڑا کر نازو بیٹی، میں گاؤں والوں کو لے کر آتا ہوں، اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا نازو کا دل ڈوب گیا؟ اس کا بچہ، اس کو مار دیں گے؟ مگر اس کی نظر بچے پر پڑی تو 3 دن کا چارپائی کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی کوشش میں انتہائی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ نازو چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب گاؤں کے مرد چاچا کرم کی ہمراہی میں اللہ اکبر پکارتے گھر میں داخل ہوئے
तो किसी खौफनाक सूरत-ए-हाल से निपटने की जरूरत ना पेश आई, क्योंकि वो बच्चा पहले ही दुनिया से कूच कर चुका था। गांव वालों का मुश्तरका बयान था कि घर से कब्रिस्तान तक पहुंचने तक बच्चा कद और वजन में कई गुना बड़ा हो चुका था। नाजो पर तो जैसे कयामत गुजर गई। इतना मुश्किल अरसा उसने किसी अच्छी उम्मीद पर गुजार दिया था, मगर हौसला कर भाभी, जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ। उसके देवर अनवर ने उसके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली दी। अच्छा। नाजो खाली आंखों से उसको देख कर रह गई। अब क्या अच्छा होना है? अफजल का उस रात के बाद कोई पता न था। अनवर, उसको कुछ ख्याल आया। जी भाभी, हुक्म करें। अनवर, अपने भाई का कोई पता, कोई फोन नंबर मुझे दे। मेरे भाई, उसको तो मालूम ही नहीं क्या क्यामत गुजरी है हमारे पर। भाभी, अनवर गिड़बड़ा गया। फोन नंबर, चल मैं पता करता हूँ। क्या बताऊं भाभी को? अनवर सोच में पड़ा हुआ था। कोई आज की बात नहीं, 2-2.5 साल पहले उसने अफजल से सख्त लड़ाई के बाद हर तरह का रिश्ता खत्म कर लेने की कसम खाई थी। इधर उधर से खबरें सुनने के बाद उसने अफजल से खुद बात करने का इरादा किया और उसकी मिल पहुंच गया था, मगर वहां की सूरत-हाल होश उड़ा देने वाली थी। अफजल अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा था। अनवर के पूछने से उसने हतमी अंदाज में कह दिया था कि वो नाज़मीन के साथ बिल्कुल खुश नहीं है और वो शादी सिर्फ उसके बुजुर्गों का फैसला था, इसलिए उसने अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली है। खुदा ने उसे बेटा भी दे दिया। अब नाज़मीन या उसकी बेटियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अनवर ने उसको बहुत समझाया कि बेशक वो दूसरी शादी कर ले, मगर नाजो और उसकी बेटियों का ख्याल भी रखे। वो उसकी औलाद हैं। मगर अफजल किसी सूरत राजी ना था। तू नाज़मीन को बता दे कि मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा इंतजार ना करे। अगर तेरा भाभी से ताल्लुक नहीं तो याद रख, मेरा तुझसे अब ताल्लुक नहीं। मेरा तेरे साथ अब जीने मरने का हर रिश्ता खत्म समझ। अनवर गुस्से से भरा ये कहकर चला आया था और इतने अरसे में उसका अफजल के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था। जब उसको अपनी बीवी की जुबानी मालूम हुआ था कि अफजल पिछले दिनों गांव अपने घर आया था और नाजो उम्मीद से हो गई थी, तो उसको बहुत खुशी और इत्मीनान हुआ था। अल्लाह करे भाई सुधर जाए, उसने दिल से दुआ की। इसलिए उसने किसी को अफजल की दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया कि कभी सुबह का भूला शाम को लौट आए। मगर अब भाभी को क्या बताऊं? उसने सोचा, नहीं जरूरी है कि अफजल के इल्म में हो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी ने कितनी तकलीफ उठाई है। उसने अपनी डायरी से अफजल की मिल का फोन नंबर कागज पर उतारा। ले भाभी, दे दे भाई को इतला। नाजो ने फोन नंबर थाम लिया। चंद दिन पहले ही अमीरा के घर फोन लग गया था। पहले तो गांव वालों को फोन के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ता था। ले भाभी, अमीरा ने अपने शोहर से सीखे गए तरीके के मुताबिक फोन नंबर मिलाकर नाजो को दे दिया। कर ले भाई से बात आराम से, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गई। नाजो ने फोन थाम लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हेलो हेलो। राब्ता मिलने पर उसने कहा, जी मुझे अफजल हुसैन से बात करनी है। अफजल हुसैन? दूसरी तरफ आवाज में शदीद हैरानी आ गई। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी। न जाने क्यों बीवी बोलते हुए नाजो को शर्म आ गई। मैं उनके घर से बात कर रही हूँ। ओह, तो आपको अभी तक इतला नहीं पहुंची? उधर से पूछा गया। कैसी इतला? नाजो को घबराहट होने लगी। देखें जी, अफजल हुसैन साहब का तो कोई 1.5 साल पहले इंतकाल हो गया था अचानक। क्या? नाजो पर जैसे छत आन गिरी। उनका तो शायद हार्ट फेल हो गया था, बैठे बैठे ही खत्म हो गए थे। उनकी मिसेज अपने भाई के साथ डेड बॉडी ले गई थी, मगर क्या उन्होंने गांव इतला नहीं दी? मिसेज? डेड बॉडी? नाजो फोन कान से लगाए बैठी रह गई। दूसरी तरफ से राब्ता कट चुका था, मगर जैसे कमरे की हर चीज सिर्फ इन 2 लफ्जों की गर्दान कर रही थी। उनकी मिसेज, उनकी डेड बॉडी। फिर अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, 1.5 साल पहले अचानक उनका हार्ट फेल हो गया। अगर 1.5 साल पहले अफजल मर चुका है तो 10 महीने पहले उस रात वो कौन था? नाज़मीन को तेज तेज चक्कर आने लगे। अमीरा के वसी सहन में लगे बेशुमार दरख्त सर जोड़कर जैसे आपस में सरगोशियां कर रहे थे। वो कौन था? और फिर उसके नतीजे में पैदा होने वाला वो शैतान। नाज़मीन ने खड़े होने की कोशिश की, मगर चक्कर खाकर गिर पड़ी और ये राज आज तक नहीं खुल सका कि उस रात नाजो के पास कौन आया था। नाजरीन, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।